नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे दिल्ली के सियासी दंगल से जुड़ी है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के रमेश विधूड़ी और उनके गुंडे चुनाव को प्रभावित करने के लिए कालकाजी में डर का माहौल बना रहे हैं। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां लाडली बहना योजना से अपात्र हुई 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं का नाम अब अटल पेंशन योजना में जोड़ा जाएगा। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां रेलवे स्टेशन में कस्टडी से चोरी हुआ लाखों का पनीर बुधवार सुबह खाद्य और औषधि प्रशासन को वापस मिल गया। लेकिन कस्टडी से गायब पनीर 2 दिन तक कहां था, इस बारे में भी खाद्य विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तीसरी और इन तीनों खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि डर गई आतिशी। जिस तरह से बात की जाए दिल्ली की, तो आम आदमी पार्टी को भाजपा नेताओं का डर सता रहा है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को बकायदा एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कालकाजी से भाजपा प्रत्याशी रमेश विधूड़ी उनके भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने इस घटना का वीडियो होने का भी दावा कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग से अर्धसैनिक बल तैनात करने की मांग की है। आतिशी ने पुलिस पर रमेश विधूड़ी उनके भतीजों को बचाने की कोशिश करने का आरोप भी लगा दिया है। ये भी कहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी रमेश विधूड़ी चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आतिशी के निशाने पर विधूड़ी यानी कि रमेश विधूड़ी ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि कालकाजी में हार के डर से रमेश विधूड़ी जी के भतीजे और रिश्तेदार गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। भाजपा वालों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया है, धमकाया है और जोर जबरदस्ती भी उनके साथ की गई है। तो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट वो आम आदमी पार्टी से बनाई गई हैं और चुनाव आयोग को उन्होंने बकायदा एक पत्र लिखा है। और बीजेपी के कैंडिडेट हैं रमेश विधूड़ी, जिनके भतीजे पर मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कालकाजी में हार के डर से रमेश विधूड़ी के भतीजे और रिश्तेदार गुंडागर्दी पर उतर आए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इमरान जी हमारे साथ जुड़ गए। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात करें 70 विधानसभा सीट दिल्ली में चुनाव दिलचस्प, हाई प्रोफाइल सीट कालकाजी सीट, और ऐसे में आतिशी को डर यही है कि रमेश विधूड़ी या उनके फिर जो रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं मारपीट या फिर डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है वो साफ साफ देखी जा रही है, और खासतौर से कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से जनता आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी जी के साथ है, उससे वहाँ के भाजपा प्रत्याशी में काफी जो है बौखलाहट है, काफी घबराहट है। और जहाँ तक विधूड़ी साहब की बात है तो उनका तो हमेशा से देखा गया है कि वो एक गालीबाज नेता है। उन्होंने सदन के अंदर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, सदन के बाहर भी वो बदतमीजी करते हैं, चुनाव के दरमियान भी वो गुंडागर्दी के दम पर, बदतमीजी के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। निश्चित रूप से चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, चुनाव आयोग किस तरीके से अनबायस्ड होकर काम कर रहा है, उसकी आगे की जो कार्रवाई होगी उससे साफ साफ ये चीज स्पष्ट होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर से कालकाजी के अंदर जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से कहीं न कहीं पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि चुनाव तो कम से कम निष्पक्ष नहीं हो रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए और कठोर कदम उठाने चाहिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जो मनबढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए। इमरान जी, इसके पहले देखिए रमेश विधूड़ी ने भी आपत्तिजनक बयान दिया था आतिशी की सरनेम को लेकर, और दूसरी तरफ ये जो पत्र लिखा गया इसमें कहा गया है कि बकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, पैरा मिलिट्री फोर्स की भी बात उन्होंने की है। तो इसके बाद कोई आदेश आया, कोई बातचीत उनकी हुई, अधिकारी कुछ कह रहे हैं इस बाबत? नहीं, अभी तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ, अभी तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है।
और पूरे देश को की नजर वहां पर है, क्योंकि आतिशी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर उनकी ही सीट पर इस तरीके से बेईमानी होगी, इस तरह से गुंडागर्दी होगी, इस तरीके से मनबढ़ाई होगी, तो निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग की छवि के लिए भी अच्छा संदेश नहीं होगा। चुनाव आयोग की तरफ पूरा देश उम्मीद भरी निगाहों से देखता है एक निष्पक्ष चुनाव के लिए, और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र का आधार होते हैं, लोकतंत्र की मजबूती का आधार होते हैं। तो अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं रह जाएंगे तो फिर किस बात का लोकतंत्र, किस बात का संविधान, कैसे हम देश को मजबूत करेंगे, कैसे हम एक ईमानदार सरकार चुनेंगे, कैसे एक ईमानदार प्रक्रिया के तहत विधायकों का चयन होगा। तो ये पूरा का पूरा चुनाव संदेह के घेरे में आ रहा है दिल्ली विधानसभा का, अगर इलेक्शन कमीशन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो। ये भी कहीं ना कहीं आरोप लगा है, बीजेपी ये कह रही है कि बार बार इस तरह से हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बार बार डरी हुई है आम आदमी पार्टी, इस वजह से इस तरह की बातें करती है। नहीं, आम आदमी पार्टी किस बात पर डरेगी? आम आदमी पार्टी के साथ जनता खड़ी है। आम आदमी पार्टी एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है दिल्ली के अंदर, तो आम आदमी पार्टी के अंदर कोई डर नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के अंदर डर होता तो क्या आम आदमी पार्टी अपने काम के नाम पर वोट मांगती? क्या आम आदमी पार्टी तो आज भी अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है, अपने गुड गवर्नेंस के नाम पे वोट मांग रही है। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो बदतमीजी है, ये जो गाली गलौज की भाषा है, ये कौन इस्तेमाल करे? इमरान जी, सीएम आतिशी ये भी कह रही कि उनके पास बकायदा प्रूफ है, तो वो प्रूफ क्या अब सार्वजनिक होगा? बिल्कुल, देखिए सार्वजनिक भी होगा, और जो अथॉरिटीज हैं उनके सामने हम सारे प्रूफ को प्रेजेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, सीएम के ऊपर हमला हुआ है, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, हमारे सुप्रीमो हैं, उनके ऊपर हमला होता है, और हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करीबी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और आज जब आप कालका जी की बात कर रहे हैं तो वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, यहाँ तक कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। तो कितने प्रूफ हम दें? कितने? इमरान जी, एक सवाल और, ये भी आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी लगा रही है कि बार बार सीएम आतिशी कभी कहती है बंगला छीन लिया गया, कभी इस तरह से डराने धमकाने की बात करती है, तो क्या दिल्ली विधानसभा में जो कालकाजी सीट है वो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ही आम आदमी पार्टी जाएगी चुनावी मैदान में मतदाताओं के लिए, या और कोई मूलभूत सुविधाओं के वादे और दावे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो मुद्दों की राजनीति करती है। देश की इकलौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है। हम तो कह रहे हैं ना, अगर हमने बिजली फ्री की हो, पानी फ्री किया हो, अच्छे स्कूल बनाए हो, अच्छे अस्पताल बनाए हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाया हो, अगर हमने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो दिल्ली के अंदर, अगर हमने फ्री में बस यात्राएं कराई हो, अगर हमने फ्री में तीर्थ यात्राएं कराई हो, अगर हमने फ्री में इलाज कराया हो, अगर हमने अच्छे तरीके से फरिश्ते योजना का संचालन किया हो, तो आप हमको वोट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। इतनी हिम्मत किस पार्टी के अंदर है कि आज वो अपने काम के नाम पर वोट मांगे? इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है। इसी काम की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है, इसी काम की राजनीति का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसी ईमानदारी की राजनीति का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसी वजह से वो आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर हमले करवा रही है, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, ये आंदोलन के कोख से उपजी हुई पार्टी है। किसी से डरते, किसी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। एक बार फिर से दिल्ली के अंदर हम सारी बाधाओं का सामना करते हुए, सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, सारे हमलों का सामना करते हुए हम एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल इमरान जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बातचीत करने के लिए भी। और डर गई आतिशी, इस तरह की बात हो रही है, आतिशी को डर कहीं ना कहीं सता रहा है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बाकायदा एक पत्र लिखा अधिकारियों को, ये कहा जा रहा है कि उन्हें बीजेपी के जो कैंडिडेट है रमेश विदुड़ी, वो लगातार डरा और धमका रहे। चलिए बात करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि लाडली से अपात्र और पेंशन में पात्र। जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा गेम चेंजर साबित हुई थी लाडली बहना योजना, जिसमें करीब 1.5 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। दरअसल ये सभी महिलाएं 60 साल से ज्यादा की उम्र की हो चुकी हैं, और इसी वजह से इन महिलाओं को महिला और बाल विकास विभाग ने अपात्र घोषित कर दिया। लेकिन अब अपात्र हुई इन महिलाओं को सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। इन महिलाओं के नाम अब अटल पेंशन योजना से जोड़े जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों ही योजनाओं को लिंक करने के निर्देश दे दिए हैं।
तो 60 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं अपात्र हो गई थी लाडली बहना योजना में, जिसमें ये कहा जा रहा था कि क्या होगा अब इन महिलाओं का, लेकिन अब इन महिलाओं के लिए सीएम ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि लिंक कर दिया जाएगा अटल पेंशन योजना से। अटल पेंशन योजना जिसका उद्देश्य यही है कि तमाम जो रिटायरमेंट हो चुकी हैं महिलाएं या 60 साल से ज्यादा की हो चुकी हैं, उनको बकायदा पेंशन का फायदा मिलता है। तो मासिक योगदान उन्हें दिया जाता है, जिससे बकायदा उनको प्रोत्साहन राशि जो है वो मिलती है। तो केंद्र सरकार का भी ये लक्ष्य था कि इस योजना में कर्मचारी द्वारा जो योगदान किया गया है उसका 50%, और ये उन उम्मीदवारों के लिए भी मान्य है जिन्होंने 31 दिसंबर 2015 से पहले आवेदन किया था। तो ये तमाम महिलाओं को अब इस योजना से लिंक करने का प्रावधान रखा जा रहा है। तो अब वो महिलाएं घबराएं नहीं, क्योंकि लाडली बहना योजना जिस योजना के मकसद से शुरू हुई थी और इसमें अब कहा जा रहा था कि लाडली बहना योजना का फायदा उन तमाम महिलाओं को नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। जो आर्थिक मदद उनको 1250 रुपए की हर महीने दी जा रही थी वो उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं दूसरी योजना से लिंक करने की शुरुआत होने जा रही है। तो 1250 रुपए हर महीने इन महिलाओं को मिलता था, और कोई महिला या उसका परिवार का सदस्य जो वर्तमान में या पूर्व में संसद या फिर सदस्य या विधानसभा सदस्य रहा हो वो आवेदन नहीं कर सकता था। इस तरह की भी पात्रता लाडली बहना योजना में थी। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी, क्योंकि लिंक किया जाएगा इस योजना को, और लिंक जब किया जाएगा तो उन जो महिलाएं जो अपात्र हुई हैं उनको कोई फॉर्म तो नहीं भरना पड़ेगा, वो किस तरह की लिंक जो है वो होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म है वो तो भरना ही होगा, क्योंकि पेंशन योजना के, लेकिन डायरेक्ट लिंक करने से ऑलमोस्ट डाटा चला जाएगा और एक सूचना देने में सहूलियत रहेगी सभी को कि किस तरह से जो है वो महिलाएं अपना नाम अब वृद्धावस्था पेंशन अटल पेंशन योजना में जोड़ दें। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है कि महिलाओं को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं होती है 60 साल की जिनकी उम्र होती है लाडली बहना योजना के अंतर्गत। तो अब ये देखना वाली बात यह है इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से कि कब तक के जो है राज्य सरकार इस योजना को लेके आगे बढ़ती है, क्योंकि लिंक करने से सीधे सीधे फायदा होगा और कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी कम करनी पड़ेगी। जी, और ये भी जानकारी, क्योंकि अटल पेंशन योजना में अलग अलग जो है राशि दी जाती है, तो वो कैसे तय होगा उसका जो मापदंड कि ये इतनी एज की है तो इसको 1000 रुपए या फिर 2000 या 3000 या 5000 रुपए? देखिए, वो शर्तानुसार है, उसमें सिर्फ उम्र का मापदंड नहीं है, उसमें कई अन्य मापदंड भी मध्य प्रदेश सरकार ने तय किए हैं और उसी के अनुसार जो है राज्य सरकार इस मामले में आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो है 500 रुपए से लेके 5000 तक की राशि जो है महिलाओं को मिलेगी, जो लाडली बहना योजना से तो अलग हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वृद्धा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो है शर्तों में शामिल हो पाएंगी। जी अनुराग, ये भी जानकारी, क्योंकि जो महिलाएं 60 वर्ष की उम्र में ही है अभी वर्तमान में, उनके लिए किस तरह की योजना में प्रावधान रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जो 60 वर्ष की उम्र में ही है उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रावधानों की बात हम करते हैं वो साफ तौर पे ये दिखाता है कि प्रावधान इस तरीके के होंगे कि निश्चित रूप से 60 वर्ष से तकरीबन जो पहुंच गई हैं या जिन्हें पार कर लिया, जो लाडली बहना से डी अटैच हुई हैं, वो अपने आप ही इसकी पात्र हो जाएंगी। बिल्कुल, तो अनुराग ये जानकारी हमें दे रहे हैं कि उद्देश्य यही था इन महिलाओं को लाडली बहना योजना में जोड़ने का कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये महिलाएं संबल हों और समृद्ध भी हो। दूसरी तरफ ये भी जानकारी, क्योंकि अब लिंक से जोड़ने का जो प्रावधान है वो आने वाले समय में होगा। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अनुराग हमें बता रहे हैं कि लाडली बहना योजना में जो अपात्र हुई है महिलाएं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें अब दूसरी योजना यानी कि अब अटल पेंशन योजना से जोड़ने की तैयारी है। तो एक ऐसी योजना लाडली बहना योजना गेम चेंजर एक तरह से मध्य प्रदेश में साबित हुई थी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसके बाद तमाम ऐसी महिलाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर वोट परसेंटेज महिलाओं का ही, और ऐसे में इन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया था और इसके बाद किस तरह से जीत हुई थी बीजेपी की, एक बार फिर से उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस योजना का प्रावधान लाया गया था। लेकिन हाल ही में ये कहा जा रहा था कि 60 वर्ष से जो महिलाएं
उम्र जिनकी ज्यादा हो गई है उनको हटा दिया गया था, वो अपात्र मानी जा रही थी। अब उन महिलाओं में कहीं ना कहीं निराशा थी कि आखिरकार अब उन महिलाओं का क्या होगा। इसके बाद अब अटल पेंशन योजना से उन्हें जोड़ा जाएगा। हालांकि उसके लिए एक फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद ही इस योजना का जो लाभ है उन महिलाओं को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ से अब अहम खबर आपको बताते हैं, एक अनोखी खबर और बड़ी ही बेबाकी से आपको बताते हैं कि सवाल बाकी है लेकिन पनीर मिला है। और सवाल किस तरह से बाकी है, क्योंकि राजधानी रायपुर में खाद्य और औषधि विभाग का ये मामला बड़ा चौंका रहा है। पहले तो नकली होने के शक में जब्त कर लिया गया 39 पेटी पनीर कस्टडी से गायब हो गया, जिसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है और फिर अचानक जादुई तरीके से वो पनीर की गायब पेटियां वापस भी मिल जा रही। दरअसल हुआ ये है कि मामला मिलावटी पनीर को लेकर कार्रवाई से जुड़ा है। सोमवार को 46 क्विंटल पनीर नकली होने के संदेह में जब्त कर लिया गया। अचानक मंगलवार को खाद्य और औषधि विभाग ने 39 पेटी पनीर कस्टडी से चोरी होने का दावा कर दिया, जिसकी शिकायत भी उन्होंने बाकायदा पुलिस में दर्ज करा दी। बुधवार को पनीर की पेटियां खाद्य और औषधि विभाग के कब्जे में पहुंच गई। अब सवाल देखिए ये उठ रहा है कि आखिरकार 2 दिनों तक ये पनीर कहां गायब रहा। नाटकीय ढंग से भी मिला, पनीर की पेटियां मिली, लेकिन कुछ लोग खाद्य और औषधि प्रशासन की तीखी नोक-झोंक के बाद पनीर का सैंपल लिया गया और उसे निगरानी में वापस कोल्ड स्टोरेज भिजवा दिया गया। बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है। जांच अधिकारी एहसान तिग्गा को निलंबित कर दिया गया। कस्टडी से गायब पनीर 2 दिन तक कहां गया था, इस बारे में खाद्य विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कभी उसे वाहन चालक के घर बोल देते हैं तो कभी बोल देते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में रखने की बात करते हैं। कार्यालय लाया गया पनीर जब्ती वाला ही है और इस पर भी संदेह अब हो रहा है, क्योंकि जांच अधिकारी इन 17 पेटी पनीर के कागजात भोपाल से मंगाने की बात भी करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को देखें तो कार्रवाई सैंपलों की रिपोर्ट आने पर की जाएगी। जब सैंपल की रिपोर्ट आएगी इसके बाद कार्रवाई होगी कि आखिरकार हुआ क्या ये बदल तो नहीं दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मनोज नायक, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, बड़ा मजेदार वाकया कह सकते हैं हुआ है और लापरवाही भी हो सकती है कि गायब हो गया फिर वापस आ गया, कहीं ये बदल तो नहीं दिया गया? जी देखिए, ना ही ये मजेदार वाकया है ना ही ये लापरवाही है। सीधे सीधे जो है यह आपराधिक कार्यों में जो है कहीं ना कहीं शासकीय अधिकारियों की भी मिली भगत को साफ इशारा करता है कि पहले तो पनीर की बड़ी खेप जो है अधिकारी पकड़ते हैं, उसके बाद जो है उसकी सैंपलिंग की बात करते हैं और उसे जो है कोल्ड स्टोरेज में भेजने की बात कहते हैं। उसके बाद पता चलता है कि पनीर जहां जाना था वहां पर पहुंचा नहीं और इसके बाद 2 दिन बाद फिर वही पनीर जो उनके कार्यालय के सामने लाकर पटक दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें साफ बताती है कि कहीं ना कहीं जो है इस पूरे प्रकरण में जो है खाद्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत तो है। एक और जहां जो नकली पनीर बनाने वाले लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो जो जिनके ऊपर इस सब चीजों को गोलमाल को रोकने की जिम्मेदारी है वे अपनी जिम्मेदारी की भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और वे भी इसमें अपनी मिली भगत साफ साफ जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पूरा प्रकरण सामने आया वह साफ बताता है कि इस पूरे प्रकरण में जो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों की भी संलिप्तता रही है। अब हालांकि जब पनीर वापस आ गया तो इसे कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया गया है, लेकिन पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। जो संबंधित अधिकारी जिसने इस पनीर को पकड़ा था उसका उसी दिन एक सीसीटीवी फुटेज एक क्लिप भी सामने आया था जिसमें वह रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा था। तो यह साफ बताता है कि अधिकारी जो है खुद अपनी जो ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और ये तमाम प्रकरण जो है इसके पहले भी जब कई सारे प्रकरणों में उनकी भूमिका रही है, तो इस तमाम प्रकरणों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब भी सैंपलिंग होती है उसका सैंपलिंग की क्या जांच रिपोर्ट आई यह सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो अब इतनी बड़ी खेप यदि पनीर की पकड़ी गई और बताया जा रहा है कि 190-180 रुपए में जो है पनीर प्रति किलो जो है होलसेल रेट में मिलता है, जबकि मार्केट में इसकी वैल्यू जो है 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकती है। तो एकदम साफ यह प्रमाणित होता है कि पूरा पनीर जो है नकली है। और इसके अलावा जिस पूरे प्रकरण में जो गोलमाल हुआ है पनीर का, उस पूरे मामले की फिर से एक बार जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, लापरवाही भी कहीं ना कहीं है और बड़ा अपराध भी है, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा जब ये डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाता। दूसरी तरफ ये बताइए कि ये कहाँ चला गया था पनीर और इसके बाद नोक झोंक हुई, वो किस तरह से नोक झोंक हुई, कौन अधिकारी थे, क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं इस पूरे मामले को लेकर?
जी देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं हसान तिग्गा, उनके नेतृत्व में यहाँ पूरी कार्रवाई हुई थी और उन्होंने ही जो है पनीर को पकड़ा था। पनीर को पकड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि पनीर को जो है कोल्ड स्टोरेज भिजवा दिया गया, लेकिन पनीर जो है कोल्ड स्टोरेज नहीं पहुंचा और इसके बाद पता चला कि पनीर गायब हो चुका है। और अचानक से जब पूरे प्रकरण का खुलासा होता है तो उसके बाद जो वही पनीर जो जिसे कोल्ड स्टोरेज भिजवाने की बात कही जाती है, वह जो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशाला है रायपुर नगर निगम के सामने, वहां पर सामने रखी हुई मिलती है। तो यह साफ बताता है कि जब पूरा प्रकरण का खुलासा होता है तो इस पूरे खुलासे के बाद जो है उस वापस पनीर को लाने की कवायद की गई और उसके बाद जो है अब उस पनीर को रखवा दिया गया है। तो अब पनीर को रखवा दिया गया, लेकिन और कोई जांच हुई, सख्ती से पूछताछ हुई, वाहन चालक से कहां लेकर गया था 2 दिन तक 17 पेटी पनीर? जी देखिए, हालांकि पूरे प्रकरण के खुलासा होने के बाद जो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अपनी ओर से एक शिकायत तो दर्ज कराई है पुलिस के पास। अब पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। वही पुलिस ही इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। तो आगे का पूरा मामला जो है पुलिस के हवाले हो चुका है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी है जिनके ऊपर ये पूरे आरोप लग रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने का अधिकार है वह खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को है। तो फिलहाल जो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई का सभी को इंतजार है। तो बिल्कुल इंतजार तो रहेगा ही। रेलवे स्टेशन से कस्टडी से चोरी हुआ था ये लाखों का पनीर बताया गया है, जो सुबह खाद्य और औषधि प्रशासन को मिला। नाटकीय ढंग से पनीर की जो पेटियां हैं उससे लेकर कुछ लोग खाद्य और औषधि प्रशासन के कार्यालय पहुंचते हैं। अफसरों से तीखी नोकझोंक होती है। इसके बाद पनीर का सैंपल लिया गया था। तो मनोज, पनीर का सैंपल लिया गया है, ये वही पनीर है या फिर दूसरा पनीर है, इसकी भी कोई जानकारी मिल पाई? जी देखिए, पनीर के जो सैंपल लिए गए हैं फिलहाल तो उसी पनीर के ही सैंपल लिए गए हैं और इसकी जांच जो है प्रयोगशाला में होगी और प्रयोगशाला में एक जांच की अवधि तय रहती है। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद यह प्रमाणित होगा कि पनीर में कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए थे, पनीर नकली है, पनीर हानिकारक है या पनीर जो खाने योग्य नहीं, ये तमाम अलग अलग विषय होते हैं। जब रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई होती है और जब यदि कोई भी खाद्य पदार्थ यदि उसमें कुछ मिलावट होती है जिसके कारण जो है लोगों की जान जा सकती है, तो ऐसे प्रकरणों में जो है अधिकतम जो सजा है वह जो है उम्र कैद तक की भी सजा का प्रावधान है। तो बिल्कुल, अगर किसी की मौत होती है तो उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। कस्टडी से गायब हुआ था पनीर, 2 दिन तक कहां रखा गया था? फिलहाल कई तरह के सवाल हैं इस बारे में। खाद्य विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब देते हैं। कभी उसे कहते हैं कि वाहन चालक के घर चला गया था, तो कभी कोल्ड स्टोरेज में इसको रख दिया गया था। हालांकि अब ये पनीर लाया गया है, कई तरह के सवाल छोड़ के जा रहा है और जब रिपोर्ट आएगी, सैंपल ले लिए गए, उसके बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार ये पनीर कहां चला गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।